हेलो एवरीवन। हम लोग करंट रेशियो इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज वाला क्वेश्चन कर रहे थे। वीडियो नंबर 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को ऑलरेडी डिस्कस किया और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन दिखा देते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2। Current ratio of a company is 2:1. State by giving reasons whether the following transactions will increase, reduce, or not change the ratio. Transaction number 1, purchase of loose tools for cash. तो सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट होगा करंट रेशियो के ऊपर। दोस्त, मुझे पता है कि करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। अब ये करंट एसेट के अंदर लूज टूल्स इंक्लूड नहीं होता। लूज टूल्स है तो करंट एसेट, लेकिन करंट रेशियो के लिए जो करंट एसेट लेते हैं हम लोग, उसमें लूज टूल्स इंक्लूडेड नहीं रहता है। इस बात को याद रखते हुए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है लूज टूल्स परचेस किया कैश देके। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे कैश जो है वो डिक्रीज हो गया? मेरा कैश जो है वो डिक्रीज हो गया? द आंसर इज यस। कैश डिक्रीज हो गया मतलब मेरा करंट एसेट डिक्रीज हो गया। मेरा लूज टूल्स इंक्रीज हुआ है, लेकिन इस इफेक्ट करंट एसेट के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि करंट रेशियो में हम लोग जो करंट एसेट लेते हैं वो एक्सक्लूसिव ऑफ लूज टूल्स होता है। तो लूज टूल्स इंक्रीज होना ये करंट रेशियो के लिए जो करंट एसेट लेते हैं उसके ऊपर कोई असर नहीं आएगा। तो कैश डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है। लूज टूल्स का इंक्रीज होना करंट एसेट को वापस इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि करंट एसेट एक्सक्लूसिव ऑफ लूज टूल्स लेंगे हम लोग। तो सिर्फ कैश डिक्रीज हो रहा है, तो न्यूमरेटर में क्या इफेक्ट आएगा? न्यूमरेटर यानी करंट एसेट डिक्रीज हो जाएगा। डिनोमिनेटर यानी करंट लायबिलिटी अनअफेक्टेड रहेगा। तो हम बोल सकते हैं मेरा न्यूमरेटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है और मेरा जो डिनोमिनेटर है वो अनअफेक्टेड है। तो जब भी कोई रेशियो में न्यूमरेटर डिक्रीज होता है, डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम, रेशियो एज अ होल डिक्रीजेस। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा करंट रेशियो डिक्रीज होगा। अब इसको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो वही फॉर्मेट में हम आंसर लिखेंगे जो हम पहला वीडियो में दिखाए थे। हम फिर से आंसर लिख के दिखा रहे हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख देंगे। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट
डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट को हम CA से डिनोट कर देते हैं, CL कर देते हैं और इसको कर देते हैं CR। अब हम एक एक केस लेके डील करेंगे। सबसे पहले केस नंबर 1 बोल रहा है लूज टूल्स परचेज हो रहा है कैश से। तो इफ आर परचेज्ड फॉर कैश, तो इसका इफ करंट एसेट increase due to decrease in यहाँ पे हम ये भी लिख देंगे कि इट इज टू बी नोटेड that loose shall not be included in current while calculating सो न्यूमरेटर क्या हो रहा है, न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है और डिनोमिनेटर यानी करंट लायबिलिटी विल नॉट बी अफेक्टेड। करंट लायबिलिटी विल नॉट बी अफेक्टेड। तो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि देयरफॉर करंट रेशियो विल डिक्रीज, क्योंकि हम लोगों को पता है कोई भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर घट जाता है तो रेशियो एज अ होल घट जाएगा, डिनोमिनेटर रिमेनिंग द सेम। अब हम चलेंगे केस नंबर 2 में। चलो केस 2 को रीड करते हैं। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अगेंस्ट चेक। एक फिक्स्ड एसेट का सेल हुआ है और बदले में पेमेंट जो मिला है वो चेक से मिला है। मेरा करंट रेशियो का फॉर्मूला है CA बाई CL, यानी करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी। जब फिक्स्ड एसेट सेल होता है तो फिक्स्ड एसेट डिक्रीज हो जाता है, फिक्स्ड एसेट डिक्रीज हो जाता है, करंट एसेट के ऊपर थोड़ी ना कोई असर आएगा। तो फिक्स्ड एसेट डिक्रीज होता है, इसका कोई सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट मींस फिक्स्ड एसेट डिक्रीज हो रहा है, इसका कोई इफेक्ट मेरा रेशियो के ऊपर नहीं आएगा। लेकिन इस सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इस सेल के लिए जो कैश मिल रहा है मेरे को या जो चेक मिल रहा है मेरे को, इसके लिए मेरा करंट एसेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। चेक मेरा करंट एसेट है। अगर आप एज्यूम कर लोगे कि चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, और अगर ये एज्यूम करते हो कि चेक अभी भी तुम्हारे पास है तो चेक इन हैंड इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों ही करंट एसेट है, अब कोई भी अजम्पशन लो, अल्टीमेटली करंट एसेट ही इंक्रीज हो रहा है। तो फिक्स्ड एसेट जा रहा है, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन बदले में जो कैश या चेक मिल रहा है उसके लिए मेरा करंट एसेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा।
अब करंट लायबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देयरफॉर क्या हो रहा है, न्यूमरेटर इंक्रीजिंग, डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम। तो हम बोल सकते हैं रेशियो एज अ होल विल इंक्रीज। आंसर को कैसे लिखेंगे, if figs are for check sold against check, तो क्या होगा, करंट एसेट will increase in due in कैश, बैंक बैलेंस हो या चेक इन हैंड हो, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है। तो मैंने वर्ड यूज कर दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऑल्टरनेटिवली आप बैंक बैलेंस भी लिख सकते हो या चेक इन हैंड भी लिख सकते हो। करंट लायबिलिटी will not be affected। तो हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, देयरफॉर करंट रेशियो विल इंक्रीज। न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर रिमेनिंग द सेम, द रेशियो विल इंक्रीज। अब हम आएंगे केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 बोल रहा है रिसीव्ड a check from debtor, received a check from debtor। यानी डेटर से पेमेंट मिला है। received received a check from debtor। देखते हैं इसका क्या इफेक्ट होगा। डेटर से पेमेंट मिलने का मतलब होता है कि मेरा डेटर घट गया, क्योंकि जब पेमेंट मिल गया ही इज नो लॉन्गर माई डेटर, यानी करंट एसेट डिक्रीज हो गया। अब क्योंकि मुझे पेमेंट मिला है, मेरा कैश या बैंक कुछ भी मानो वो इंक्रीज हो गया, यानी करंट एसेट इंक्रीज हो गया। तो जितना अमाउंट से डेटर घटा उतना अमाउंट से कैश इंक्रीज हुआ, यानी जितना अमाउंट से कैश करंट एसेट डिक्रीज हुआ था उतना ही अमाउंट से करंट एसेट वापस इंक्रीज हो गया, एंड देयरफॉर करंट एसेट रिमेन्स द सेम। एक बार डिक्रीज हुआ और फिर वही अमाउंट से इंक्रीज हो गया, तो अल्टीमेटली करंट एसेट जो है वो सेम ही रह गया और करंट लायबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट ना तो करंट एसेट के ऊपर है ना तो करंट लायबिलिटी के ऊपर है। करंट एसेट के ऊपर इफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जितना में डेटर डिक्रीज हुआ उतना में कैश इंक्रीज हो गया, तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट करंट एसेट इंक्रीज नहीं हुआ। और लायबिलिटी के ऊपर तो कोई हिट ही नहीं आया इस ट्रांजैक्शन की वजह से, तो लायबिलिटी कंप्लीटली अनअफेक्टेड। देयरफॉर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही अनअफेक्टेड है, तो हम बोल सकते हैं नो चेंज। चलो आंसर लिख लेते हैं। इफ
amount is collected from debtor. Then क्या इफेक्ट आएगा न्यूमरेटर के ऊपर? Current asset will remain same because debt will increase and debtor will decrease. Sorry, debtor will decrease and cash will increase by same amount. तो न्यूमरेटर चेंज नहीं होगा और डिनोमिनेटर भी चेंज नहीं होगा. करंट लायबिलिटी विल नॉट बी affected. Therefore, current ratio will not change. Current ratio will not change. अब हम चले आएंगे केस नंबर 4 में. केस नंबर 4 बोल रहा है ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड debtor of rupees 40,000 which was received. अगर आप ध्यान से क्वेश्चन 3 और 4 को पढ़ोगे तो ये दोनों ही सेम क्वेश्चन है. क्वेश्चन 3 में सीधा सीधा बोल दिया था कि डेटर से कलेक्शन हो रहा है और क्वेश्चन 4 में थोड़ा सा घुमा के बोला है, बट अल्टीमेटली बात सेम ही है. ट्रेड रिसीवेबल के अंदर एक डेटर था 40,000 का, वो रिसीव हुआ है, यानी कलेक्शन फ्रॉम डेटर हुआ है. कलेक्शन फ्रॉम डेटर हुआ है. तो इसका आंसर एकदम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही होगा. तो इसको हम अलग से नहीं लिखेंगे, हम बोल देंगे सेम एज क्वेश्चन 3. केस नंबर 4 में मैंने लिख दिया सेम एज केस 3. अब इस क्वेश्चन की लास्ट पॉइंट में आएंगे, यानी केस नंबर 5. केस नंबर 5 क्या बोल रहा है? Included in trade payables was a bill of rupees 9,000 which was made on maturity. अगर सिंपली बोला जाए तो क्रेडिटर का पेमेंट हुआ है, बिल्स पेएबल का पेमेंट हुआ है. बिल पेएबल था, एक लायबिलिटी था बिल पेएबल नाम का, उसका पेमेंट हुआ है. तो इसका क्या इफेक्ट आएगा रेशियो के ऊपर? एक इफेक्ट तो ये होगा कि एसेट डिक्रीज होगा ड्यू टू डिक्रीज इन कैश, क्योंकि पेमेंट हुआ है तो कैश डिक्रीज हो गया. दूसरा इफेक्ट ये होगा कि करंट लायबिलिटी भी डिक्रीज होगा ड्यू टू डिक्रीज इन बिल्स पेएबल. तो इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट हो रहा है? करंट एसेट भी डिक्रीज हो रहा है, करंट लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रहा है. जब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई एक अनचेंज्ड रहेगा
तो आंसर देना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन जब दोनों में ही कुछ प्लस माइनस होगा तब हमको हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके देखना पड़ेगा। तो हम एज्यूम करेंगे कि मेरा करंट एसेट, क्वेश्चन बोल दिया कि करंट रेशियो 2, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि मेरा करंट एसेट जो है दैट इज 20,000 एंड करंट लायबिलिटी 2:1 के हिसाब से मैंने यहाँ पे एजम्पशन लिया। इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि करंट रेशियो 2:1 है, तो मैंने करंट एसेट लिया 20,000, करंट लायबिलिटी लिया 10। अब जब क्रेडिटर पेमेंट हो रहा है तो नया करंट एसेट कितना हो गया, क्योंकि 9,000 का पेमेंट हो रहा है, और नया करंट लायबिलिटी क्या हो गया 10,000 माइनस 9,000 and current liability is 1,000. 11 ratio is 11:1, यानी इंक्रीज हो रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या होगा रेशियो के ऊपर, रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। अब कोई भी अमाउंट बैठा के देख लो तो आपको यही आंसर आएगा कि रेशियो इंक्रीज हो रहा है। आप करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का अमाउंट कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 2:1 रेशियो में लेना है। अब इसका आंसर लिख लेते हैं। If bill payable is met, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, current asset will decrease due to decrease in cash and current liability will decrease by same amount due to decrease in bills payable. Therefore हमने रफ वर्क करके देख लिया, अब हम सीधा कंक्लूजन लिख देंगे। Therefore current ratio will increase. अब सवाल ये है कि सर जब करंट एसेट और करंट रेशियो दोनों के ऊपर इफेक्ट आएगा तो क्या हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेना जरूरी है? द आंसर इज नो। आप सीधा सीधा कंक्लूजन पे आ सकते हो यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, लेकिन अगर आपको रेशियो का प्रॉपर्टीज मालूम नहीं है तो आप हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके भी चेक कर सकते हो। सर क्या है प्रॉपर्टीज, तो मैं रेशियो का प्रॉपर्टीज लेके एक डिस्कशन कर देता हूं। लेकिन अगर आपको ये प्रॉपर्टीज से आंसर निकालना मुश्किल लगता है तो आपके पास ऑलवेज ऑप्शन है कि आप हाइपोथेटिकल अमाउंट्स बैठा के चेक कर लो, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो से आंसर जल्दी निकल जाएगा, आपको कुछ चेक करने का नहीं है। तो एक बार हम इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। जो बच्चे को समझ में आएगा वेरी गुड, नहीं आएगा
तो हाइपोथेटिकल अमाउंट बैठा के देख लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो में मेरे दोस्त एक तरह का रेशियो को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर रेशियो। एक तरह का रेशियो को हम कहते हैं इम्प्रॉपर रेशियो और एक होता है प्रॉपर रेशियो। इम्प्रॉपर रेशियो का मतलब है न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी 4/3, 2/1, 6/5, ये सब इम्प्रॉपर रेशियो है। इम्प्रॉपर रेशियो में रेशियो का प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर सेम अमाउंट ऐड होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो जाता है। और अगर सेम लेस होता है बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि लास्ट केस हम लोग जो सॉल्व किया, वहां पे बोल दिया था कि करेंट रेशियो, केस नंबर 5 में बोल दिया था क्वेश्चन में कि करेंट रेशियो 2/1 है, यानी न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे जब आप बिल्स पेएबल को पेमेंट किया, तो करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेम अमाउंट डिडक्ट, तो मेरा कंक्लूजन क्या आया था, रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। तो जो हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल से कर रहा था, वो हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो यूज करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा डिस्कशन अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अभी प्रॉपर रेशियो लेके बात नहीं किया। प्रॉपर रेशियो की केस में न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। जैसे कि 1/2, 3/4, 5/6, 0.8/1, ये सब प्रॉपर रेशियो है। प्रॉपर रेशियो की केस में क्या होता है, अगर सेम अमाउंट ऐड होगा बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं रेशियो increases। और अगर सेम अमाउंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से माइनस हो रहा है, तो रेशियो जो है वो
डिक्रीज हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन यूज करके आप आंसर दे सकते हो विदाउट यूजिंग हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो ये रूल, प्रॉपर होगा तो ये रूल। सर अगर ऐसे केस हो कि करेंट रेशियो 1:1 है, यानी ना तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ना तो प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, तब क्या? तब सेम अमाउंट ऐड हो या सेम अमाउंट लेस हो, चेंज ही नहीं आएगा, चेंज इन रेशियो, क्योंकि दोनों सेम है, ऊपर से सेम अमाउंट प्लस माइनस कर रहे हो तो अल्टीमेटली सेम ही आंसर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज यूज करके भी आप आंसर दे सकते हो। 1:1 के केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो अगर सेम अमाउंट प्लस माइनस होगा तो नो चेंज इन रेशियो। लेकिन इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन में ये चीज थोड़ा सा याद रखना है। इम्प्रॉपर के केस में ऐड हो रहा है तो रेशियो डिक्रीज होगा, लेस हो रहा है तो रेशियो इंक्रीज होगा। प्रॉपर में, प्रॉपर रेशियो के केस में चीज प्रॉपरली चलेगा, जैसे कि प्लस होगा तो रेशियो भी इंक्रीज, माइनस होगा तो रेशियो भी माइनस यानी डिक्रीज। तो प्रॉपर रेशियो में सारे चीज प्रॉपरली चलेगा, इम्प्रॉपर में उल्टा चलेगा। अगर ये याद ना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल बैठा लेना। दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर